हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स शिक्षा टाइम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ साइंस के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग सीक्रेट्स मोर देन 2 हॉर्मोन्स? निम्नलिखित में से मनुष्य में कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन का स्त्राव करती है? देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि मोर देन 2 हॉर्मोन्स, तो मोर देन 2 हॉर्मोन्स कौन सीक्रेट करता है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैनक्रियास एंड थायराइड ग्लैंड। देखिए दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे ब्रेन में सिचुएटेड होता है और इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं और ये सबसे ज्यादा हॉर्मोन्स को सीक्रेट करता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स, ऑल मेटल्स आर हार्ड, ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस, ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। देखिए दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट ये गलत हो जाएगा। सभी मेटल्स जो है वो सॉलिड नहीं होते हैं और सभी मेटल्स जो है वो हार्ड नहीं होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस, सभी नॉन मेटल्स गैसेस नहीं होते हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। Question number 3, why is a man-made fiber obtained from a natural source? What could be why? Why कोई मानव निर्मित रेशा फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। Why क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो चीज पूछी गई है कि एक तो मैन मेड फाइबर होना चाहिए और वो एक नेचुरल सोर्स से हमें मिलना चाहिए। और हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं रेयन, नायलॉन, एक्राइलिक एंड जूट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है दोस्तों वो ये हो जाएगा रेयन। रेयन जो है वो हमें मिलता है वुड पल्प से और फिर से हम केमिकल प्रोसेस करते हैं और उसके बाद हम फाइबर बनाते हैं, तो ये मैनमेड फाइबर हो जाता है जो कि प्राकृतिक स्रोत से हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया रिफर्ड टू एज? किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को कहा जाता है। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एंडेमिक और माइग्रेटरी स्पीसीज। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज दोस्तों वो होती हैं जो एक पर्टिकुलर जगह पर सीमित हो जाती हैं, उन्हें हम एंडेमिक स्पीसीज कहा जाता है। इंडेंजर्ड होता है जो कि लुप्त होने वाली होती हैं और एक्सटिंक्ट होता है जो लुप्त ऑलरेडी हो चुकी हैं। माइग्रेटरी स्पीसीज उन्हें बोला जाता है जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं खाने की खोज में या फिर ठंड बढ़ जाती है इसलिए। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा एंडेमिक स्पीसीज, यानी कि स्पीसीज जो कि रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया रिफर टू एज एंडेमिक स्पीसीज। Question number 5. In order to slide a huge box lying on the ground in her room, Reshma should apply a force which is greater than which of the following forces? अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बक्से को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक लगाना चाहिए? देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये रेशमा है और ये एक बॉक्स है जो इसको ये फोर्सफुली इसको मूव करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो रेशमा यहाँ पे फोर्स लगा रही है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। तो क्या होगा कि जो भी रेशमा फोर्स लगा रही है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो उधर से उतना ही फ्रिक्शन यहाँ पे इसको अपोज करेगा, यानी कि दोनों सेम हो जाएंगे। तो देखिए ये बॉक्स जो है वो मूव नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, रेशमा को कौन सा ज्यादा फोर्स लगाना चाहिए? तो उसे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन। रेशमा को स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाना चाहिए इस बॉक्स को मूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करें। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन हायर इज द पिच, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, डी पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड। देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा हो जाएगा ये सी, यानी कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। देखिए दोस्तों, साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, या तो एयर या वाटर या फिर कोई भी गैस मीडियम चाहिए। और हमारा वैक्यूम जो होता है वो होता है एम्प्टी स्पेस, यानी कि कोई भी नो एयर, देयर आर नो मॉलिक्यूल्स और एटम्स। यहाँ पे कोई भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं वैक्यूम के अंदर। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन
हो जाएगा कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। 7. Which of the following set comprises liquids which are poor conductor of electricity? नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रव्यों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक है? हमारे पास ऑप्शन दिया गया है ए टैप वाटर, शैम्पू, हनी, बी सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस, विनेगर। थर्ड है शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल, डिस्टिल वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन, विनेगर एंड लेमन जूस। देखिए दोस्तों, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं यानी कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है वो ज्यादातर होते हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, देखिए उसमें करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा ये हो जाता है शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल एंड डिस्टिल वाटर। देखिए शैम्पू जो है वो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वेजिटेबल्स ज्यादातर हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और डिस्टिल वाटर जो है वो फ्री ऑफ साल्ट होता है, इसलिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करें। पहला ऑप्शन दिया गया द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन सैंडी सोयल इज रिलेटिवली हायर देन इन द क्ले सोयल। बी ऑप्शन दिया गया द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम इन क्ले सोयल। सी दिया गया द प्रोपोर्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इन लोमी सोयल इज रिलेटिवली हायर देन इन द सैंडी सोयल। डी दिया गया द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन क्ले सोयल इज रिलेटिवली हायर देन इन द लोमी सोयल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 तरह की सोयल के बारे में बात किया गया। देखिए दोस्तों, जो सैंडी सोयल होती है उसमें ग्रेट प्रोपोर्शन जो है वो बिग पार्टिकल्स का होता है, और दोस्तों जो क्ले सोयल होती है उसमें जो हायर प्रोपोर्शन होता है वो फाइन पार्टिकल्स का होता है, और लोमी सोयल में लार्ज और फाइन पार्टिकल्स दोनों सेम होते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाता है यहाँ पे डी, द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन क्ले सोयल इज रिलेटिवली हायर देन इन द लोमी सोयल। क्वेश्चन नंबर 9, deficiency of vitamin X causes bleeding of gums. This vitamin is essential for absorption of mineral Y and X is found in food Z. Identify X, Y and Z. हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, X जो है वो विटामिन डी है, या Y जो है कैल्शियम है, Z जो है वो मिल्क प्रोडक्ट है, या फिर बी में पूछा गया है X जो है विटामिन है, या फिर Y जो है आयरन है, या Z जो है सिट्रस फ्रूट्स है। थर्ड ऑप्शन में दिया गया एक्स विटामिन बी है, या वाई जो है कैल्शियम है, या फिर जेड जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। और डी में पूछा गया एक्स जो है विटामिन ए है, या वाई जो है वो फॉस्फोरस है, जेड जो है पोल्ट्री प्रोडक्ट्स है। देखिए दोस्तों, जो ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है वो होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की वजह से, और सी जो है वो एसेंशियल होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल आयरन, आयरन के एब्जॉर्प्शन में ये जरूरी होता है। और देखिए दोस्तों, जो सी विटामिन सी जो होता है वो हमें मिलता है फ्रूट्स में, यानी कि सिट्रस फ्रूट्स में ये हमें मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, एक्स जो है वो विटामिन सी है, और वाई जो है आयरन है, एंड जेड सिट्रस फ्रूट्स है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करें। फर्स्ट ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। बी है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। सी है एसिमिलेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लार्ज इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। देखिए दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो चौड़ी होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो 1.5 मीटर होती है इन लेंथ में, और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर होती है इन लेंथ में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, वाई इज अ प्लांट विच डज नॉट हैव क्लोरोफिल, व्हाट कुड बी वाई। बी, वाई एक ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, वाई क्या हो सकता है। देखिए हमारे पास ऑप्शन दिया गया है कस्कुटा, एल्गी, पिचर प्लांट एंड मैपल ट्री। देखिए दोस्तों, एल्गी जो है वो अपना खाना खुद बनाता है, इसमें भी क्लोरोफिल होता है, पिचर प्लांट में भी क्लोरोफिल होता है, मैपल ट्री में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है वो है कस्कुटा, यानी कि अमर बेल। देखिए दोस्तों, अमर बेल जो है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं।
Question number 12. Which of the following statement is not true regarding life cycle of silkworm and production of silk fibers? हमारे पास ऑप्शन दिया गया A. The larvae of silk moths are called as caterpillar. B ऑप्शन दिया गया the pupa develops into caterpillar. C is silk fibers are proteins secreted by caterpillars. And D. The silk yarn is obtained from the cocoon of the silk moth. देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द प्यूपा डेवलप्स इनटू कैटरपिलर। दोस्तों ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं है। देखिए दोस्तों कैटरपिलर जो है वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है, ना कि प्यूपा जो है वो डेवलप होता है इनटू कैटरपिलर में। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर? लवण और जल के मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा सहायक नहीं है? देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो यूजफुल नहीं होता सेपरेट करने के लिए मिक्सचर को सॉल्ट एंड वाटर की। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया फर्स्ट डिकेंटेशन, नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन एंड बॉइलिंग। देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कौन सा प्रोसेस जो है वो सेपरेट नहीं करता है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिकेंटेशन। देखिए दोस्तों डिकेंटेशन जो होता है वो सिर्फ इनसोल्युबल मटेरियल को सेपरेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेस केमिकल चेंजेस? नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों का समाविष्ट करता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया बॉइलिंग ऑफ वाटर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, रस्टिंग ऑफ आयरन। सेकेंड है डिजोल्विंग सॉल्ट इन वाटर, डाइजेशन ऑफ फूड, श्रेडिंग ऑफ पेपर। सी दिया गया है कुकिंग ऑफ फूड, बॉइलिंग ऑफ वाटर, डिजोल्विंग शुगर इन वाटर। डी दिया गया है दोस्तों रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात की गई है केमिकल चेंज की। देखिए दोस्तों केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसके अंदर हमारा जो सब्सटेंस होता है जब वो केमिकली चेंज होता है उसके अंदर, तो वो एक नया सब्सटेंस बन जाता है, वो पुराने जैसा नहीं रहता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी ऑप्शन में से हमारा ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे सब में केमिकल चेंजेस हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ रस्टिंग ऑफ आयरन में देख लेते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन में दोस्तों आयरन जो है वो रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद दोस्तों ये बन जाता है रस्ट, यानी कि यहाँ पे केमिकल चेंज होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों बर्निंग ऑफ पेपर। देखिए दोस्तों जब पेपर को हम बर्न करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है ऐश में, यानी कि पहले जैसा नहीं रहता है। देखिए दोस्तों डाइजेशन ऑफ फूड में हम देख लेते हैं जब फूड ब्रोकन डाउन होता है दोस्तों तो ये कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों ग्लूकोज के अंदर, यानी कि इन तीनों में केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस? निम्नलिखित में कौन सा जीव प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तैयार कर सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं एल्गी, फंगी, राइजोबियम और वायरस। देखिए दोस्तों वायरस जो होता है वो अपना फूड होस्ट सेल से लेता है, यानी कि जिस शरीर में वह रहता है उससे फूड लेता है। सेकंड आता है दोस्तों राइजोबियम। राइजोबियम जो है दोस्तों वो एक बैक्टीरिया होता है और ये हेल्प करता है इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो दोस्तों ये अपना न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, अपना फूड जो होता है वो सॉइल से लेते हैं। इसके बाद आता है फंगी। देखिए दोस्तों फंगी जो ज्यादातर जो अपना न्यूट्रिएंट्स है वो एनवायरनमेंट से लेता है और ये मोस्टली डेड मटेरियल पे फीड करता है दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों एल्गी। एल्गी दोस्तों आप देख सकते हैं एल्गी में क्या होता है, एल्गी जो है वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं और वो अपना फूड खुद बनाते हैं और दोस्तों वो सनलाइट यूज करते हैं, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे एल्गी। क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग सेट? निम्नलिखित में कौन सा सही मिलान का निरूपण करता है? देखिए फर्स्ट पूछा गया है हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मसल्स। देखिए दोस्तों मसल्स जो होती हैं वो हमारी हेल्प करती हैं कॉन्ट्रैक्शन करने में और रिलैक्सेशन करने में। सेकंड पूछा गया हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द स्केलेटन। देखिए दोस्तों स्केलेटन जो है
वो कौन बनाता है? वो बोन्स जो है वो आपस में मिलके स्केलेटन को बनाती हैं और हमारी बॉडी को शेप देती हैं। सी आता है पार्ट ऑफ स्केलेटन विच कैन बी बेंड। देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होती हैं दोस्तों, वो सॉफ्ट फाइब्रस टिश्यूज होती हैं और वो दोस्तों बेंड भी हो जाती हैं क्योंकि वो सॉफ्ट होती हैं। ये हमारी नोज में, ईयर्स में पाई जाती हैं। डी पूछा गया है, जॉइंस द चेस्ट बोन एंड बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म एन इनक्लोजर। देखिए दोस्तों, जो इनक्लोजर बनाते हैं वो होता है रिब केज। रिब केज इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज बेस्ट सुटेड एज डोमेस्टिक फ्यूल। इनमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? ये दोस्तों यहाँ पे टेबल दी गई है, इसमें फर्स्ट दिया हुआ है फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू, देन स्टेट, देन इग्निशन टेम्परेचर। देखिए दोस्तों, जो डोमेस्टिक फ्यूल होती है ज़्यादातर हम घर पे जो यूज़ करते हैं उसे यूज़ करते हैं एलपीजी को, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को। देखिए दोस्तों, उसका मॉडरेट कैलोरीफिक वैल्यू होती है और दोस्तों उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो भी मॉडरेट होता है और दोस्तों ये गैस स्टेट में होती है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आप, ये सी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट fall on a surface and get reflected in a completely diffused manner. What can you say about the nature of image of the object? किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पुनः विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती है। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? देखिए ऑप्शन दिया गया है, ए, इट विल बी विर्चुअल एंड ऑफ सेम साइज। बी है, इट विल बी रियल एंड इनलार्ज्ड। सी है, इट विल बी विर्चुअल एंड इनलार्ज्ड। और डी, नो इमेज विल बी फॉर्म। देखिए दोस्तों, अगर कोई डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है, देखिए यहाँ पे जो सरफेस जो है वो डिफ्यूज्ड सरफेस है, जब यहाँ से लाइट पास करेगी दोस्तों तो ये पैरेलल नहीं जाएगी, ये लाइट या तो इस तरह से जाएगी, अगर एक और लाइट आती है तो दोस्तों ये इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि पैरेलल लाइंस में रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे या तो आपका बहुत ही ज्यादा ब्लरी इमेज बनेगा, बड़ा धुंधला इमेज बनेगा, या दोस्तों कोई भी इमेज नहीं बनेगा। तो हमारा ऑप्शन डी जो है, नो इमेज विल बी फॉर्म, आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following properties of light can be used to explain the phenomena of shadow formation? नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बी, लाइट ट्रेवल्स एट ए हाई स्पीड, सी, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, डी, लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पे शेडो फॉर्मेशन की बात की गई है। तो देखिए शेडो फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती दोस्तों, वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये लाइट सोर्स है और लाइट जो यहाँ पे ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में। इसके बाद दोस्तों ये जो हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है दोस्तों, जो लाइट जो है वो यहाँ से पास नहीं होनी चाहिए, तभी इसकी शेडो यहाँ पे बन पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो ऑप्शन ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और दोस्तों हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट। तो हमारे ए और डी हमारे ऑप्शन जो है यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश इज टू। मछली में गिल का क्या कार्य होता है? और ऑप्शन दिया गया हमें, टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, absorb nutrients present in water, C, absorb dissolved oxygen from water, D, excrete waste into water। देखिए दोस्तों, जो गिल्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है, गिल्स जो होता है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है फिश का। तो दोस्तों ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, absorb dissolved oxygen from water। गिल्स जो हैं वो फिश की हेल्प करते हैं एब्जॉर्ब करने में जो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट
एन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द साइज ऑफ पार्टिकल्स। कणों के आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है। देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात की गई है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो पार्टिकल साइज हैं उन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में उनको करना है। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना। तो दोस्तों, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल एंड रॉक। देखिए दोस्तों, क्ले के जो पार्टिकल साइज होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं, उससे बड़े होते हैं सिल्ट के, उससे बड़े होते हैं सैंड के, फिर आता है ग्रेवल, और सबसे बड़े जो होते हैं पार्टिकल साइज वो होते हैं दोस्तों रॉक के। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। Question 22. Which of the following can be used to complete an electric circuit if one run out of connecting wire? यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करना है और हमारे पास जो है वो वायर जो है वो कम पड़ गई है। तो दोस्तों, हम क्या यूज कर सकते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिक सर्किट को हम कंप्लीट कर सके। ऑप्शन दिए गए हैं, पेपर स्ट्रिप, और रबर बेल्ट, और वुडन स्टिक एंड अ ब्लेड। देखिए दोस्तों, यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ब्लेड। देखिए दोस्तों, ब्लेड जो है वो आयरन और स्टील की बनी हुई होती है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23. X is a chemical present in our stomach and is necessary for digestion of food. When X is secreted in excess, it causes health problems like indigestion. Y is a chemical used to treat this condition. What could be X and Y? X वह रसायन जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब X अधिक स्रावित होता है तो यह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याओं को उत्पन्न करता है। Y वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। X और Y क्या है? देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे जो स्टोमक में डाइजेशन के लिए यूज होता है वो यूज होता है दोस्तों HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दोस्तों, जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बन जाता है तो ये इंडाइजेशन कोज करता है। और दोस्तों, जब इंडाइजेशन हमारे हो जाता है तो उसको एक तरह से शांत करने के लिए, उसे कम करने के लिए, उसे रिड्यूस करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसे यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। X इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड Y इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्वेश्चन नंबर 24. In which of the following processes bacteria is not used? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं का उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया कि किस प्रोसेस में बैक्टीरिया यूज नहीं होता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में बैक्टीरिया यूज होता है। बेकिंग ऑफ ब्रेड, देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैक्टीरिया यूज नहीं होता है। दोस्तों, बेकिंग ऑफ ब्रेड में जो यूज होता है वो यूज होता है ईस्ट। इसके बाद देखते हैं फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस, यहाँ पे भी हमारा बैक्टीरिया यूज होता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी दोस्तों बैक्टीरिया यूज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाता है बेकिंग ऑफ ब्रेड। क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? निम्नलिखित में कौन सा अन्य से भिन्न है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है डिफोरेस्टेशन, जैसे जंगलों का काटना। डिसर्टिफिकेशन में होता है फर्टाइल लैंड बिकम डेजर्ट, यानी कि जो हमारी फर्टाइल लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है एज ए रिजल्ट ऑफ ड्रॉट। सी ऑप्शन होता है हमारा इरोजन। इरोजन होता है डिस्ट्रक्शन रिमूवल ऑफ रॉक, यानी कि सोयल का खिसकना, कैसे? बाय विंड और वाटर से। डी ऑप्शन जो है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है दोस्तों सेव करना, यानी कि क्लाइमेट को इम्प्रूव करना, प्रकृति को, पर्यावरण को बचाना। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों बात कर रहे हैं डिस्ट्रक्शन की। यहाँ पे ये तीनों जो वर्ड यूज हो रहे हैं वो हो रहे हैं डिस्ट्रक्शन के लिए। और देखिए दोस्तों, ये यूज हो रहा है सेव के लिए। तो ये हमारा ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा सही है कि डाइजेशन जो है वो एक केमिकल चेंज होता है।
फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज। देखिए दोस्तों, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है दोनों केमिकल चेंज होते हैं। डी है क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट नहीं है, क्योंकि दोस्तों क्रिस्टलाइजेशन केमिकल चेंज नहीं होता है, वो एक फिजिकल चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। पहला ऑप्शन दिया गया द मोशन ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का मोशन अराउंड इट्स एक्सिस इज अ पीरियोडिक मोशन। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल करेक्ट है। पीरियोडिक मोशन हम उस मोशन को बोलते हैं जिसमें बॉडी जो है बार बार रिपीट करती है अपने पाथ को विद टाइम के साथ। सेकेंड है द मोशन ऑफ लाइट इज रेक्टिलिनियर मोशन। देखिए रेक्टिलिनियर का मतलब होता है यहाँ पे कि बॉडी जो है वो मूव करती है इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। द मोशन ऑफ प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ अ सितार इज ऑसिलेटरी मोशन। देखिए दोस्तों, ये भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि जो सितार का जो स्ट्रिंग होता है वो ऑसिलेटरी मोशन में मूव करता है, यानी कि अप एंड डाउन मोशन में। नेक्स्ट आता है ऑल पीरियोडिक मोशंस आर सर्कुलर मोशन। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है कि ऑल पीरियोडिक मोशंस जो है वो सारे सर्कुलर मोशन होंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कथन पहचानिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ केरोसिन इज मोर देन दैट ऑफ कोल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बात की गई है। इसका मतलब होता है कि कौन सब्सटेंस जो है वो कितना हीट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट है कि केरोसिन ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है देन कोल। नेक्स्ट आता है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज मोर देन दैट ऑफ वुड। देखिए दोस्तों, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद आता है दोस्तों द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज मोर देन दैट ऑफ एलपीजी। देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, जो क्योंकि दोस्तों जो एलपीजी जो कैलोरीफिक वैल्यू प्रोड्यूस करता है दोस्तों वो करता है 55,000, और जो बायोगैस प्रोड्यूस करती है कैलोरीफिक वैल्यू दोस्तों वो करती है 40,000। तो दोस्तों ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट होगा वो ये होगा सी, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सीएनजी इज मोर देन दैट ऑफ डीजल। ये भी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करें। फर्स्ट है क्लिनिकल थर्मामीटर्स कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड्स। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो हमारा होता है मेजर करने के लिए बॉडी टेम्परेचर को। इसके बाद आता है रूम थर्मामीटर्स हैव अ रेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए दोस्तों, ये भी गलत है। जो रूम टेम्परेचर होता है वो उसकी रेंज होती है 20 टू 50 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स हैव रेंज फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। देखिए दोस्तों, ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पे जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज होती है दोस्तों वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट आता है द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। देखिए दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जो रेंज जो होती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की दोस्तों वो ज्यादा होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 30, which of the following statement is correct regarding image formation in plane mirrors? समतल दर्पणों में बनने वाली प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कथन से कौन सा सत्य है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। यहाँ पे दोस्तों ये बात कर रहा है इमेज फॉर्मेशन की प्लेन मिरर पे। दोस्तों देखिए, ये है प्लेन मिरर। दोस्तों जो प्लेन मिरर पे इमेज बनती है, देखिए दोस्तों वो इमेज जो बनती है वो बिल्कुल इरेक्ट बनती है, यानी कि स्ट्रेट बनती है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इमेज इज रियल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इमेज जो है वो रियल नहीं बनेगी, ये इसकी क्या बनेगी दोस्तों, कॉपी बनेगी ये, तो ये यहाँ पे करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है ये। इसके बाद आता है इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इमेज है वो एक इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद आता है डी, द इमेज साइज इज सेम दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
इमेज साइज जो है यहाँ पे दोनों की सेम साइज होगी, कोई छोटी बड़ी साइज नहीं होगी प्लेन मिरर पे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सी एंड डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।